सभी राष्ट्र नायकों को मेरा नमस्कार। मैं अखिलेश स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके यूट्यूब चैनल डॉक्टर एपी एजुकेशन पर। इस वीडियो सीरीज के अंतर्गत आज 10वें दिन हम सभी पहुंचे हैं वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को समझने के लिए। पिछले लेक्चर में हम सभी लोगों ने संज्ञानात्मक विकास से संबंधित जिन शब्दावलियों का प्रयोग किया जाता है उनका अध्ययन तथा जीन पियाजे के चारों विकासात्मक अवस्थाओं का विस्तृत अध्ययन किया था। तत्पश्चात आज हम पहुंचे हैं वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत पर। क्या संबंध है आपसी और किस प्रकार से जीन पियाजे और वाइगोत्स्की के तथ्यों में आपको कंफ्यूज करके आपसे परीक्षक सवाल पूछते हैं, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आज का हमारा सेशन रहेगा, जिसमें पहले पार्ट में हम लोग या आज पूरे लेक्चर सीरीज़ में हम पहले पढ़ेंगे समीपस्थ विकास क्षेत्र के बारे में, हम पढ़ेंगे स्कैफोल्डिंग के बारे में, हम पढ़ेंगे आंतरिक संभाषण या निजी संभाषण के बारे में। तो वीडियो पूरा देखिए, अंत तक देखिए। वाइगोत्स्की से जो भी पूछा जाएगा आप उसका उत्तर सही सही लगाने में सक्षम होंगे। तो आप सभी जानते हैं कि संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में बड़ा काम जीन पियाजे का माना जाता है। और जीन पियाजे ने जब अपने सिद्धांत की व्याख्या करते वक्त बताया था कि बालक अपने ज्ञान का सृजन वातावरण में स्वतंत्र रूप से करता है, अर्थात बालक के ज्ञान के अर्जन में उसकी परिपक्वता ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। जैसा पिछला भी मैंने बताया था कि जब जीन पियाजे ने कहा कि बालक अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करता है, यदि शिक्षक ही सभी बालक को पढ़ा रहा होता तो सभी बालकों के नंबर एक जैसे आने चाहिए, परंतु ऐसा नहीं होता, सभी बालकों के अंक अलग अलग आते हैं। तो इस बात को इन्होंने थोड़ा सा अलग रख दिया कि शिक्षक और शिक्षा। इन्होंने कहा कि बालक की परिपक्वता और स्वयं का जो ज्ञान है वही महत्वपूर्ण है। यही इसी बात पर वाइगोत्स्की ने इनकी आलोचना की। वह इस बात से पूरी तरीके से इनसे सहमत नहीं थे कि बालक का जो सामाजिक वातावरण है वह उसके ज्ञान के निर्माण में कोई योगदान नहीं देता। इसी संदर्भ में वाइगोत्स्की ने कहा कि बालक के संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक कार्य और भाषा दोनों बड़ी महत्वपूर्ण हैं। इसीलिए वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी कहा जाता है। अब इस सामाजिक क्रिया में होता क्या है, इन्होंने कहा, वाइगोत्स्की ने कहा कि जिस प्रकार से जीन पियाजे साहब कह रहे हैं कि शिक्षक और शिक्षा और संस्कृति का कोई महत्वपूर्ण योगदान बालक के ज्ञान के निर्माण में नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि बालक जिस भी स्तर पर पहुंचता है उस उम्र में बालक जो भी संज्ञानात्मक कौशल सीखता है उसमें इस बात का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहता है कि वह अपनी संस्कृति से किस प्रकार की संगत सूचना और निर्देश प्राप्त कर रहा है। तो इस संस्कृति में या अपने समाज में वह एक दूसरे से मिलकर अपने माता पिता शिक्षकों के साथ अंतःक्रिया कर कैसे वो अपनी समझ को विकसित करता है, उसी को आगे बढ़ाते हुए जीन वाइगोत्स्की साहब कहते हैं कि संज्ञानात्मक विकास एक अंतर्वैयक्तिक सामाजिक परिस्थिति में संपन्न होता है। मतलब अंतर्वैयक्तिक एक दूसरे के संपर्क में आकर सामाजिक परिस्थिति में बालक की समझ संज्ञान विकसित होता है। संज्ञान और संज्ञानात्मक विकास का मतलब क्या है, इसको भी मैंने बड़े अच्छे ढंग से जीन पियाजे का जब पहला लेक्चर पढ़ाया था उसको बताया था। यदि आपने नहीं देखा है तो पूर्व को वीडियो को भी देख लीजिए। अच्छा, तो क्या कहते हैं ये कि संज्ञानात्मक विकास या बालक की जो समझ है वातावरण के प्रति या ज्ञान है जो बालक का, वह आंतरिक अंतःवैयक्तिक सामाजिक परिस्थिति में संपर्क होता है, जिसमें बच्चों को उनके वास्तविक विकास स्तर, मतलब जहां तक वे बिना किसी की मदद से कोई कार्य स्वयं सीख सकते हैं, से उसके संभाव्य विकास स्तर, अर्थात जहां तक वे किसी सार्थक एवं महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सहायता से ज्ञान प्राप्त करने में सक्षम है की ओर ले जाने की कोशिश की जाती है। मतलब क्या हुआ, समझ में आया? नहीं आया तो मैं आपको बताता हूँ। इसमें कहा क्या गया है कि अब आपने कई बार देखा होगा एक शिक्षक होने के नाते, जब आप पुनरावृत्ति के कुछ सवाल होते हैं, बालक उन पुनरावृत्ति के सवालों के आधार पर
कुछ प्रश्नों को तो हल कर ले जाता है, परंतु कहीं पर ऐसी स्थिति भी आती है जब बालक पुनरावृत्ति के प्रश्नों के आधार पर भी नए प्रश्नों को हल करने में सक्षम नहीं होता। तो वो क्या करता है, तब वह अपने क्लास के बड़े अच्छे जो सबसे तेज़ पढ़ने में बच्चा है उससे कोई सहायता लेता है, या फिर वही सबसे तेज़ है तो वो अपने शिक्षक या अपने बड़े भाई या अपने आसपास जिसको भी वो योग्य समझता है उससे वह सवाल पूछता है। यदि पाठ्यक्रम में शामिल वह विषय यदि उसके ज्ञान के स्तर तक है और वह अपने किसी बड़े या सक्षम व्यक्ति से सहायता मांगता है, तो वो जब एक बार उसको सवाल समझा देता है तो वो आगे हल कर ले जाता है। कभी कभी ऐसी स्थिति आती है कि कोई सवाल बार बार समझाने पर भी बच्चों को समझ में नहीं आते, तो वो क्या होते हैं आगे बताऊंगा। फिलहाल वास्तविक विकास स्तर क्या है कि जहाँ तक बच्चे कोई सवाल कोई बात अपने आप समझ लें और वहाँ से क्या होता है, वहाँ से उनके संभाव्य विकास स्तर यानी जहाँ तक उनका मैक्सिमम डेवलपमेंट किया जा सकता है, लोगों के द्वारा बताकर, समझाकर, बड़ों के द्वारा बताकर, शिक्षकों के द्वारा बताकर की ओर ले जाने की कोशिश समाज में होती है। इस दोनों के बीच के अंतर को समीपस्थ विकास क्षेत्र कहा जाता है या जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहा जाता है। यानी यह जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र के आगे बच्चे सीख नहीं पाएंगे, ये भी बात आप समझ लीजिए। दूसरे शब्दों में और समझिए, कहा जाता है कि समीपस्थ विकास का क्षेत्र से तात्पर्य बच्चों के लिए कठिन कार्य के ऐसे परास से होता है जिसे वह अकेले नहीं कर सकते, लेकिन वयस्क या कुशल व्यक्तियों की सहायता से वह उस कार्य को करने में सक्षम या संभव हो पाता है। इसे जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं। एक स्तर ऐसा है जहां तक वह सवाल खुद लगा ले जाएगा, एक ऐसा स्तर है जहां तक उसको कोई बता दे तब तक सवाल हल कर ले जाएगा, लेकिन एक ऐसा स्तर होगा जिसके आगे उसको कोई भी सवाल समझ में नहीं आएगा क्योंकि वह उसके जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट से बाहर की चीज होगी। अब आपको शिक्षक होने के नाते आपको अपने शब्दावलियों में, मैंने कई बार कहा कि अपनी बिरादरी में बात करते समय, मतलब चूंकि आप प्रशिक्षु हैं तो प्रशिक्षु जब आपस में बात करें तो उनकी शब्दावलियों में ये शब्द आने चाहिए कि यह बालक को आप जो ज्ञान बता रहे हैं वह इसके जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट से ऊपर की चीज़ है, इसलिए उसको समझ में नहीं आ रही। ऐसे बात करेंगे तो अच्छा लगेगा हम शिक्षकों को भी कि बातें जो आपको बताई जा रही हैं वो आप उसे अपने जीवन में धारित भी कर रहे हैं। तो ये बात हो गई समीपस्थ विकास क्षेत्र की, जिसमें बच्चे स्वयं के माध्यम से जो कार्य सीखते हैं उसके सहायता, मतलब वहाँ से बड़ों की सहायता से जहाँ तक वो सीख सकते हैं, जिसे संभाव्य विकास स्तर कहा जाता है, की ओर ले जाने की कोशिश की जाती है। इन दोनों के बीच का अंतर, या ऐसे कहें कि समीपस्थ विकास क्षेत्र वह क्षेत्र है जहाँ से आगे बच्चे मदद से भी कोई काम नहीं सीख पाएंगे। उस स्तर तक बच्चे मदद अगर की जाएगी तो बच्चे सवाल या किसी कार्य को आसानी से सीख लेंगे। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। एक महत्वपूर्ण टॉपिक, स्कैफोल्डिंग आपसे पूछा जाता है, बहुत पूछा जाता है। तो क्या है ये स्कैफोल्डिंग? तो स्कैफोल्डिंग को हिंदी में पाड़ कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? पाड़ कहते हैं। पाड़ का मतलब क्या होता है? आप ऐसे सुनो कि पाड़ का मतलब ये हुआ कि जब आपके घर में आरसीसी की स्लेब डाली जा रही थी तो शटरिंग लगाई गई। शटरिंग लगाने, अब तो शटरिंग का ज़माना आ गया, पहले पटरा बल्ली लगता था। तो वह पटरा बल्ली एक सहारे का काम करता था, उसके ऊपर एक आरसीसी की स्लेब डाली जाती थी। उसके बाद वह सहारा या पटरा और बल्ली हटा लिया जाता था। उसके बाद भी सालों साल वह छत कामयाब रूप से बनी रहती है। इस बात को ध्यान में रखिए। आगे बढ़ते हैं। स्कैफोल्डिंग ये क्या है? अब इसको अपनी हम शिक्षण प्रक्रिया में कैसे शामिल किए, इस पर बात मनोवैज्ञानिकों ने कैसी की? कहा कि ये एक ऐसी शिक्षण प्रक्रिया है जिसमें छात्र सीखने के अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए शिक्षक या उससे उन्नत छात्र के साथ अंतःक्रिया करता है। ठीक भाई, मतलब कोई सवाल हमको नहीं आ रहा है तो हम या तो टीचर से पूछ रहे हैं या फिर किससे पूछ रहे हैं, अपने क्लास में
कोई बहुत अच्छा तेज है पढ़ने में, मैथ में, इंग्लिश में, किसी भी विषय में, उससे सहायता लेने का प्रयास कर रहे हैं। तो जब उससे सहायता लेंगे तो वह एक ऐसे ढंग से उस सवाल को समझाएगा कि ऐसे तरीके से समझाएगा कि हमारे दिमाग में वो बात बैठ जाएगी और आगे से हम उस तरह के सभी सवालों को बिना उसकी सहायता के लगाने में सक्षम हो जाएंगे। आगे इसी यही बात कही गई है कि इस स्कैफोल्डिंग प्रक्रिया में शिक्षक किसी समस्या के समाधान में उस समस्या के हल का एक ऐसा मॉडल प्रस्तुत करता है कि जिससे छात्र अपने वर्तमान शिक्षण निष्पादन को उन्नत बनाने के साथ साथ आने वाले समय में भी बिना समर्थन के वह अपने निष्पादन को उत्तम बना सकें। निष्पादन का मतलब परफॉर्मेंस होता है, अपनी परफॉर्मेंस को वो उत्तम बनाए रख सकें। तो ये जो प्रक्रिया है ये स्कैफोल्डिंग कहलाती है, पाड़ कहलाती है, परीक्षा में बहुत पूछी जाती है कि यह जो सहयोग देने के माध्यम से जो हम बच्चों को सिखाते हैं वह माध्यम क्या कहलाता है। तो सहयोग देने के माध्यम से हमारा फिलहाल तो इसको समीपस्थ विकास क्षेत्र या जिस क्षेत्र तक बच्चे अधिकतम सीख सकते हैं उसे हम समीपस्थ विकास क्षेत्र कहते हैं। जो एक मॉडल शिक्षक द्वारा किसी भी सवाल को हल करते समय दिया जाता है वह किस रूप में कार्य करता है, तो वह पाड़ के रूप में, स्कैफोल्डिंग के रूप में काम करता है। 2 पार्ट आप इसके कंप्लीट कर चुके हैं। आप वाइगोत्स्की का 50% या आप कहें कि 70% पार्ट से जो क्वेश्चन आते हैं वह बात आप दोनों समझ चुके हैं। इनसे कंपैरेटिव मैंने आपको बताया कि दोनों का कंपैरिजन का भी सवाल आता है। इन्होंने क्या कहा है, जीन पियाजे ने बालक के परिपक्वता स्तर यानी स्वयं से सीखने को महत्व दिया है। वाइगोत्स्की ने बालक के समझ के विकसित होने में स्वयं के साथ साथ उसके समाज के लोगों का योगदान भी महत्वपूर्ण माना है। ठीक है, ये दोनों का अंतर है। आगे भी अंतर पढ़ना है क्योंकि क्वेश्चन आता है कंपैरेटिवली और उसमें आप गलत करते हो। दोनों बातें आपको समझ में आ गई कि क्या है समीपस्थ विकास क्षेत्र और क्या है स्कैफोल्डिंग, समझ में आ गई हैं। तो बिना सब्सक्राइब किए चैनल को मत जाइएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक बात इन्होंने कही कि सामाजिक कार्य, तो समाज समझ में आ गया किस प्रकार से समाज सहयोग कर रहा है। दूसरी एक बात उन्होंने कही थी क्या, कि सामाजिक कार्य और भाषा, कहा था कि नहीं कहा था, देखो पहली लाइन में लिखा हुआ है, सामाजिक कार्य एवं भाषा को महत्वपूर्ण माना है। तो अब भाषा किस प्रकार से सहयोग करती है ये देखते हैं, और भाषा और विचार और चिंतन में क्या संबंध है। तो जब मैंने आपको भाषा विकास का चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने आपको बता रखा है, ऊपर के वीडियो में आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि किस भाषा की बात आखिर वाइगोत्स्की कर रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि भाषा जो है वो भाषा और चिंतन वह भी बालक की समझ यानी संज्ञान के विकसित होने में सहायता करती है। किस प्रकार से, तो उन्होंने कहा कि ये जो भाषा है जिससे हम बोलचाल करते हैं वो ही नहीं, जिससे हम सिर्फ बातचीत करते हैं वही नहीं, एक और भाषा बच्चा बोलता है। कौन सी भाषा का प्रयोग, बालक भाषा का प्रयोग सिर्फ सामाजिक संचार के लिए ही नहीं अपितु अपने व्यवहार को नियोजित एवं निर्देशित करने के लिए भी करते हैं। मतलब क्या हुआ कि आप भी कई बार करते हो, बच्चे ही थोड़े ना करते हैं। कोई काम करने से पहले आप अपने मन में सोचते हो कि नहीं सोचते हो कि यार ये काम किया जाए कि ना किया जाए, करने पर क्या इसका कोई रिजल्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अच्छा मिलेगा तो क्या फ़ायदा होगा, इतना समय नष्ट हो जाएगा, और मतलब जो भी कार्य के परिणाम के बारे में, कार्य की कार्यविधि के बारे में जो भी आप चिंतन अपने मस्तिष्क में करते हो वह भी कहा है जीन पियाजे, वाइगोत्स्की ने, कि जीन पियाजे ने भी कहा है, ऐसी बात नहीं, उसको क्या नाम दिया है बस नाम का अंतर है। ठीक, जीन पियाजे ने भी कहा है कि बालक की जो भाषा है वह भी उनके विचार में, उसके संज्ञान में महत्वपूर्ण है। वाइगोत्स्की ने भी कहा है कि जो ये खुद से बात कर रहा है बच्चा, ठीक है, जिससे उसका व्यवहार नियोजित और निर्देशित होता है, ये भी समझ के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और जब बालक आत्मनियमन के लिए भाषा का प्रयोग करता है, जब आत्मनियमन के लिए भाषा का प्रयोग किया जाता है तो वाइगोत्स्की ने इसे आंतरिक संभाषण, इनर स्पीच या निजी संभाषण या प्राइवेट स्पीच कहा है। इसी को जीन पियाजे अहम केंद्रित भाषा कहते हैं, जिसे ये अपरिपक्व भाषा भी
कहते हैं आत्म केंद्रित भाषा भी कहते हैं। पूछा गया है क्वेश्चन, उठाकर देख लीजिएगा कि जिस भाषा यानी स्वयं से बात करने के लिए जीन पियाजे जिस भाषा को आत्म केंद्रित कहते हैं उसे वाइगोत्स्की ने क्या कहा है। तो वाइगोत्स्की ने क्या कहा है, इंग्लिश जरूर पढ़ लीजिएगा, इनर स्पीच या प्राइवेट स्पीच याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि इसकी शब्दावलियों में चेंज कर देते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि आंतरिक संभाषण मतलब इनर स्पीच, निजी संभाषण यानी प्राइवेट स्पीच। दो नाम मैंने आपको बता दिए हैं, हो सकता है और भी नाम परीक्षक ढूंढ ले, तो इंग्लिश नहीं बदलेगी, आपको ये बात ध्यान में रखनी है। जब कहीं पियाजे के लिए आ जाएगा तो पियाजे के लिए जो बच्चा स्वयं से बात कर रहा है तो उसके लिए जीन पियाजे ने शब्द प्रयोग किया है आत्म केंद्रित या अपरिपक्व, ठीक है। जीन पियाजे ने निजी संभाषण को अपरिपक्व एवं आत्म केंद्रित कहा है, ठीक है, और कहा है, और जबकि वाइगोत्स्की इसे आरंभिक बाल्यावस्था में चिंतन के महत्वपूर्ण साधन बता रहे हैं। दूसरा पार्ट में इसी तुरंत बात लिखी हुई है कि निजी संभाषण को वाइगोत्स्की आरंभिक बाल्यावस्था में चिंतन का एक महत्वपूर्ण साधन मानते हैं। तो अभी तक 3 बातें हम लोगों ने पढ़ी, समीपस्थ विकास क्षेत्र, हमने पढ़ा स्कैफोल्डिंग, हमने पढ़ा निजी संभाषण, आंतरिक संभाषण, इनर स्पीच या प्राइवेट स्पीच, यानी तीनों बातें हम लोग पढ़ चुके। एक बात और आती है कि वाइगोत्स्की के बातों को आप शैक्षिक प्रयोग कैसे करेंगे शिक्षा में। तो भाई ये तो पूरी तरीके से हमारी प्रक्रिया की ही बात कर रहा है, वाइगोत्स्की कहीं कोई अलग की बात ही नहीं कर रहे हैं, ये तो हमारी दिनचर्या की बात कर रहा है। जैसे हम सीखते हैं, जैसे हम पढ़ते हैं, उसकी वास्तविक चित्रण ये कर रहे हैं। तो सहायता प्राप्त खोज, संगी साथी खोज या पारस्परिक शिक्षण। क्या होता है सहायता प्राप्त खोज, क्या होता है संगी साथी खोज, अभी आगे बताता हूँ। सहयोगी अधिगम, साथ साथ में पढ़ना, साथ साथ में सीखना, ठीक है। ये कुछ बातें हैं जो विकल्प में आती हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने का एक साधन है, या शैक्षिक प्रक्रिया में हम वाइगोत्स्की के किस साधन को प्रयोग कर सकते हैं, ठीक। तो सहायता प्राप्त खोज या संगी साथी खोज या पारस्परिक शिक्षण, संगी साथी खोज या पारस्परिक शिक्षण या सहयोगी अधिगम, क्या है दोनों को समझते हैं। सहायता प्राप्त खोज में शिक्षक बच्चों के अधिगम को निर्देशित करता है। सहायता आप किससे प्राप्त करते हो, जो सक्षम व्यक्ति होता है उसी से सहायता लेते हैं, यानी सहायता प्राप्त खोज में शिक्षक बच्चों के अधिगम को निर्देशित करता है, जबकि संगी साथी खोज या पारस्परिक शिक्षण में आप जब जानते हैं कि एक क्लासरूम में कई विभिन्न क्षमताओं वाले बालक होते हैं, किसी की हिंदी अच्छी होती, किसी की इंग्लिश अच्छी होती, किसी की राइटिंग बड़ी अच्छी होती है, कोई बोलता बड़ा अच्छा है, ठीक है। तो ये कई योग्यता के बालक एक ही क्लासरूम में बैठे होते हैं। तो ये जो बालक एक दूसरे को, समूह में बच्चे जब रहते हैं तो एक दूसरे की मदद करते रहते हैं और ज़रूरत पड़ने पर शिक्षण भी करते रहते हैं, सिखा भी देते हैं ना भैया। कभी देखा होगा आपने, कभी आपने अपने दोस्त से सवाल पूछा होगा तो उसने आपको पूरा बता दिया होगा, कायदे से समझा दिया होगा, ठीक है। तो ये जो सहयोगी प्रक्रिया है ये वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से संबंधित बातें थी, जिसमें आपने समीपस्थ विकास क्षेत्र पढ़ा, यानी समीपस्थ विकास क्षेत्र वह है जहाँ तक बालक का अधिकतम डेवलपमेंट हो सकता है, अधिकतम संज्ञानात्मक विकास उस सीमा तक हो सकता है। स्कैफोल्डिंग की बात आपने करी, कहा कि शिक्षक किसी भी सवाल को समझाते समय एक बार पूरा सवाल लगाकर बता देते हैं आपको, फिर एक सवाल वैसा समझा देते हैं, 2 सवाल वैसा समझा देते हैं, फिर आगे की प्रश्नावली के उससे संबंधित जितने भी सवाल होते हैं आप अपने मन से लगाते हो। तो वो जो 2 सवाल है, वो जो एक सवाल है, वो एक बेस पिलर का काम करता है जिस पर आपके सारे के सारे आगे के सवाल टिके होते हैं। आपने जो बेसिक नॉलेज या जो आपका अगर जो जैसे आप बीटीसी कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, जो आपका बेस है या जो आपका जो बैकग्राउंड है उसका कॉन्सेप्ट बहुत बेहतरीन होगा किसी भी बात को लेकर के, अगर आपने ध्यानपूर्वक पढ़ा है। अब जो कॉन्सेप्ट आप बना रहे हैं वो धीरे धीरे थोड़ा बढ़ने में समय लगेंगे, ठीक है। तो वो चूँकि 1 महीने के लिए पटरा बली लगी रही, उसके बाद वो सालों साल चलती है। 2 सवाल का 45 मिनट की क्लास में टीचर ने आपको 2 सवाल हल करा दिए और आप फिर आगे जीवन भर वैसे सवाल का जवाब देते रहते हैं। तो ये स्कैफोल्डिंग हो गया। तीसरा सहायता प्राप्त खोज और संगी साथी खोज, जिसमें शिक्षक से आप क्वेश्चन एक पूछा गया कि निम्नलिखित में से सहायता प्राप्त खोज और संगी साथी खोज में से कौन ज़्यादा प्रभावी है।
कौन ज़्यादा प्रभावी है? तो क्या ज़्यादा प्रभावी होगा बताओ भाई? सहायता प्राप्त खोज ज़्यादा प्रभावी होगा कि संगी साथी खोज ज़्यादा प्रभावी होगा? बिल्कुल सहायता प्राप्त खोज सही होगा, क्योंकि इसमें किससे आप सहायता ले रहे हो? शिक्षक से सहायता ले रहे हो, ठीक है। तो शिक्षक तो अपने विषय का विशेषज्ञ है, वो आपको सही जवाब देगा अपेक्षाकृत उस साथी से जो आपका साथी है। हो सकता है उसका कॉन्सेप्ट न क्लियर हुआ हो या उसको एक किसी विषय पर पूरी कमांड ना हो, तो वह आपको पूरी बात न बता पाए, परंतु यदि आप शिक्षक से किसी बात को पूछेंगे तो वह आपको पूरी बातें विधिवत रूप से समझा पाएगा। तो ये बातें थी वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक सिद्धांत के बारे में। हमारा संज्ञानात्मक सिद्धांत का पार्ट कंप्लीट हुआ। आप अगर कहेंगे तो आपको मैं अल्बर्ट बंडूरा के बारे में भी बता दूंगा, ठीक है। फिलहाल हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। अनुकरण का सिद्धांत है उनका, और बहुत कम ज़्यादा नहीं पूछा जाता, इसलिए हम सीधे ब्रूनर के बारे में बात कर लेंगे, ठीक। लेकिन आगे अब हम अगला वीडियो जो पढ़ेंगे, अगला जो लेक्चर हमारा 11th डे का होगा, वो बुद्धि विकास से संबंधित का होगा, ठीक है। तो तब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपको ब्रूनर के बारे में पढ़ना है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं एक लेक्चर क्लास आपके लिए अरेंज करूँगा जेरोम ब्रूनर का भी। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, अध्ययन करिए और भारत माता की जय।